कि प्रारंभ में तो हमारी इच्छा थी कि आप सब लोगों के बीच आकर के आप सब लोगों से रूबरू हो सके और मिल कर के ही अपनी बात को हम रखो। लेकिन जिस प्रकार से वैश्विक महामारी है कि हम सब लोग अपनी अपनी जगह पर बंद हैं, क्वारंटाइन हैं, एक प्रकार से कहीं भीड़ लगाना इस समय उचित नहीं है। तो इसलिए अपने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी सभी टीम ने जो प्रयास किया है और पार्टी की ओर से भी ये निर्देश है कि हम सब लोग एक जगह से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करें, कार्यकर्ताओं से हम सब लोग रूबरू हों और सब लोग जुड़ करके एक दूसरे के विचारों को भी हम लोग जान सके और आदान प्रदान भी हम सब लोग कर सके। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से युवा मोर्चा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से इस कोरोना के काल में, लॉकडाउन के काल में तो युवा मोर्चा ने जो काम किया है वो बड़ा ही सराहनीय काम है। क्योंकि अगर 1.5 लाख से कहीं अधिक कच्चा राशन ज़रूरतमंद लोगों के यहाँ तक पहुँचाना अपने आप में एक बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता है कि कोई और संगठन ने संगठित होकर के इस प्रकार के कोई काम किया हो। लेकिन युवा मोर्चा को जो आदेश मिला और युवा मोर्चा ने इस काम को सफलतापूर्वक किया तो उसके लिए युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता अभिनंदन के पात्र हैं। फिर 80 ऐसे करीब बताए कि सामुदायिक किचन भी यानी पक्का भोजन भी लोगों को खिलाएगी बना करके, लंबी समय तक वो चलते रहा। ये अपने आप में एक अनूठा है। फिर पीएम केयर्स में भी जो लोगों ने सहयोग किया उसमें भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि, यानी झारखंड प्रदेश से 21,800 लोगों ने युवा मोर्चा के प्रयास से योगदान किया, अपना अंशदान दिया, सहयोग किया और वो भी 48 लाख से कहीं अधिक रुपया। यह अपने आप में बड़ी बात है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के प्रयास से ये संभव हुआ। उसके साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप को भी लोगों के यहाँ तक पहुँचाना था, लोगों को भी उससे जोड़ना था और युवा मोर्चा ने इस पर बड़ा सराहनीय काम किया कि 66,000 लोगों को उससे भी, आरोग्य सेतु ऐप से भी लोगों को जोड़ा है। फिर कोरोना योद्धा जिनको हमें सम्मानित करना था, उस सम्मानित का काम पार्टी ने तो किया, लेकिन युवा मोर्चा ने भी 408 स्थानों पर ये काम किया। बड़ा ही ऐतिहासिक काम है। तो मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए युवा मोर्चा के प्रदेश से लेकर के जिला या मंडल तक जितनी भी टीम के लोग लगे, उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और फिर उसके साथ साथ लोगों ने जो मेहनत किया और हम उम्मीद करते हैं आगे भी, चूँकि कोरोना का जो ये बीमारी है तुरंत समाप्त नहीं होने वाला है। आज जिस प्रकार की हालत पैदा हुई कि देश की या दुनिया भर के जो वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि अभी इस बीमारी की इलाज की कोई दवा नहीं निकली है। तो इसीलिए फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस की बात होती है, फेस कवर लगाने की बात होती है, फिर बिना काम के अनावश्यक रूप से घूमना फिरना भी ना हो। तो इसकी भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात की घोषणा की है कि भाई हमें खुद को भी बचना है और लोगों को भी बचाना है, लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करनी है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर यह विशेष दायित्व है, एक जिम्मेवारी है कि आप सब युवा हैं, आप सब जगहों जा कर के युवाओं को भी समझा सकते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को भी समझा सकते हैं
कि भाई जो देश के प्रधानमंत्री ने जिस बातों को और बार बार उन्होंने आग्रह किया है कि भाई हमें सामाजिक दूरी बना करके रखना, डिस्टेंस बना कर रखना, सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी हमें बनाए रखना, तभी हम इस कोरोना की बीमारी से हम लड़ पाएंगे। और झारखंड जैसे राज्य में हम सब लोग देख रहे हैं, जब जैसे बाहर से जो मजदूर अपने भाई बंधु जो कमाने गए होते वो जब लौट आए तो हम सब लोग देख रहे हैं अब नित प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या, पॉजिटिव संख्या अधिक मिल रही है, अन्य संख्याओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि इस प्रदेश के अंदर में जांच का जो काम है बहुत ही शिथिल है। 2 दिन पहले आप सब ने अखबार में देखे होंगे कि 12,500 करीब तो जांच का जो सैंपल लिया गया था वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। और उसके बाद भी आज उन्हीं लोगों की जांच हो पा रही है जो लोग बीमारी के लक्षण जिसमें दिखते हैं या किसी कारण से हॉस्पिटल आते हैं। यानी आज भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कोरोना तो उनके अंदर में है लेकिन वो अभी बाहर प्रकट नहीं हुआ, इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे नहीं है। तो इसका अर्थ ये होता है कि कोरोना की जो बीमारी है झारखंड में भी बड़ी तादाद में हो सकता है। इसलिए हम सबको सावधान रहना होगा। झारखंड में सरकार से हम सब लोग बार बार निवेदन करते हैं कि जांच की आप दायरा बढ़ाइए, जांच तुरंत हो ताकि जांच की रिपोर्ट आ सके। तो हमें लगता है कि इसलिए हम सब युवाओं के ऊपर भी अधिक दायित्व बनता है। फिर बाहर से लोग आए, उनको होम क्वारंटाइन किया गया है, क्वारंटाइन सेंटर में बहुत कम लोग रह रहे हैं और इसलिए इस बीमारी का फैलाव की अधिक डर है। और इसलिए मैं झारखंड युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मैं यही निवेदन करूंगा कि आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि आप सब सतर्क होकर के, सजग होकर के, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता से हमारा एक निवेदन रहेगा कि हम लोगों को, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो डॉक्टर कह रहे हैं, जो बार बार घोषणाएं हो रही, हमें उस दूरी को मेंटेन करना है, उस दूरी को हमें बनाए रखना है, 2 गज की दूरी को, मास्क लगा के घूमना, अनावश्यक रूप से नहीं घूमना। तो इन बातों को समाज को हमें जागरूक करना। तो एक तो हमारे ओर से इस कोरोना के काल में आप सब लोगों ने जिस प्रकार से सेवा का काम किया, उसी प्रकार से, उसी तन्मयता से इस काम को भी आगे करना, तभी हम लोग कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आज के तारीख में कि अपने जो देश में सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, ये दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ। 1 साल की उपलब्धि से तो भरा हुआ है। लेकिन उससे पहले भी आप याद करिए, जब 2014 में इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, फिर उन्होंने उन 5 साल तक जो देश की जनता के लिए काम किया, देश के लिए उन्होंने काम किया, जैसे स्वच्छता अभियान, उजाला योजना, स्वास्थ्य संबंधी जो बीमा करना था, तो ये करोड़ों लोगों को इससे लाभ पहुंचा। और उसी का ही परिणाम था कि इस देश में फिर से 2019 के चुनाव में इस देश की जनता ने यहाँ पर फिर से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में प्रचुर, जिसको प्रचंड बहुमत ये कह सकते हैं, लोगों ने दिया, जनता ने दिया और फिर से सरकार बनी। और सरकार बनी तो इस देश के अंदर में जो 1 वर्षों में जितना काम हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत में शायद ही कोई उतना काम और ऐतिहासिक काम करके मोदी जी ने दिखाया है। ये अपने आप में बड़ी, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से भारतीय जनता पार्टी बनी या उससे पूर्व जब जनसंघ काल बना था, तो जनसंघ काल से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की यात्रा तक हम सब लोग याद करें, एक जम्मू कश्मीर का मामला 370 धारा को समाप्त करने की बात थी। वहाँ की हालत, वहाँ की परिस्थिति से हम सब लोग परिचित हैं। अभी यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर लगी हुई है। जब जनसंघ के वो अध्यक्ष थे, उस समय जम्मू कश्मीर स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय हुआ था,
लेकिन वहाँ पर जाने के लिए परमिट लगता था। बिना परमिट के लोग जम्मू कश्मीर नहीं जा पाते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त विरोध किया था और ने कहा था कि भाई अपना देश में हम परमिट लेकर के नहीं जाएंगे। और उस समय तो वहाँ देश के अंदर में जम्मू कश्मीर में भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इसलिए उस समय के कार्यकर्ता सबको पता है कि उस समय हम सब लोग नारा देते थे, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान ही चलेगा, दो नहीं होगी। और उस कारण से उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहाँ तक की यात्रा शुरू की थी बिना परमिट से, और उसकी गिरफ्तारी उनकी हुई। और गिरफ्तारी के बाद ही श्रीनगर के यानी जम्मू कश्मीर की जेल में ही उनका देहांत हुआ। लेकिन उसके बाद ये जो परमिट सिस्टम तो उस समय समाप्त हो गया था। उसके बाद में दो प्रधान की, लेकिन 370 धारा वहाँ पर बनी हुई थी। हमें याद है कि इसी समय हम सब लोग भी एकता यात्रा, उस समय देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी हुआ करते थे। हम सब लोग श्रीनगर तक वहाँ लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए एकता यात्रा करनी पड़ी थी और रास्ता में फिर गिरफ्तारी हुई थी। हमें याद है उन दिनों को। तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कि 370 समाप्त होगा कि नहीं होगा। जिस वक्त संविधान में 370 लगाया गया था, उस समय के जो देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि ये घिसे पीटे धारा है, घिसते घिसते ये समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये घिसते घिसते समाप्त नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया। और जब जब देश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे पूर्व पिछले जो 14 में बनी मोदी जी की सरकार हो, अपोजिशन के लोग मजाक उड़ाते थे, हंसी लगाते थे कि भाई 370 के तो आपके कोई बस की बात नहीं है, समाप्त नहीं कर सकते, कभी समाप्त नहीं कर सकते। उस समय हम सब लोगों के मन में भी एक चोटता था कि पता नहीं कि समाप्त होगा कि नहीं होगा। लेकिन वास्तव में आज हम देश के प्रधानमंत्री को बधाई हमें देना चाहिए। देश की जनता ने जब दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो आपने देखा होगा कि 370 धारा को समाप्त कर दिया, 35 ये को समाप्त कर दिया, और भारत और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया। जो कभी भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी बीजेपी छोड़ करके कोई सोच भी नहीं सकता था। लोग मजाक करते थे, उपहास उड़ाते थे कि आप तो सत्ता में आई, कब इसको समाप्त करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस काम को कर दिखाया। इसलिए देश की जनता और हम सब लोगों को मोदी जी को नमन करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि हमें देश की जनता के बीच हमें जा कर के बताना कितनी समस्याएं थी, वहाँ की हालत किस प्रकार से थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहाँ किस प्रकार की हालत लोगों ने पैदा कर दिया था। जम्मू कश्मीर में लाखों वहाँ हिंदू रहते थे, आपका कश्मीर वैली में, घाटी में पंडित रहते थे, लाखों लोगों को वहाँ से भगा दिए गए। किसी ने भी, देश की जनता ने कोई चूचा नहीं की उस वक्त। कोई पॉलिटिकल पार्टी जिनकी भी सत्ता रही, लोगों ने कभी उसके बारे में ध्यान नहीं दिया, कभी लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से पाकिस्तानी षड्यंत्र करके वहाँ से धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को अलग करने के एक षड्यंत्र चल रहा था। लेकिन इस देश की जनता ने मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बना करके उस षड्यंत्र को भी विफल किया और 370 को समाप्त करके 35 ये को समाप्त करके और पूरे भारत अब एक देश के रूप में आप बना है। और इस काम को किसी ने कर दिखाया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया। ये ऐतिहासिक निर्णय था। उसके साथ साथ आप सबको पता है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर की बनाने की बात हो, उस पर भी बहुत लोग मजाक किया करते थे। पार्लियामेंट में बार बार लोग, पार्लियामेंट में भी लोग, अपोजिशन के लोग वोट करके कहते थे कि मंदिर कब बनेगा, तारीख ये लोग नहीं बता रहे, तरह तरह के कमेंट करते थे, अपनी भाषणों में भी लोग करते थे। लेकिन ये मोदी जी के कुशल नेतृत्व का ही वो कारण परिणाम रहा कि उन्होंने, हम सब लोग देखे कि किस प्रकार के 5 जजों की खंडपीठ ने सर्वसम्मत से अयोध्या में मंदिर निर्माण की जो मार्ग था उसको प्रशस्त किया, उसको लोगों ने निर्णय दिया। ये ऐतिहासिक काम था और मंदिर बनाने का काम ये प्रारंभ हुआ, जो वर्षों से ये लंबित पड़ा हुआ था। कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, वर्षों से उसका कोई निर्णय नहीं हुआ था।
अगर ये संभव हो सका है तो मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका है। ये ऐतिहासिक काम है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, देश के इतिहास में एक बड़ी घटना है, लेकिन उस घटना को इन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। अब अपोजिशन के लोग सब चुप हो गए, अब बोलते नहीं है कि अब ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। अब इस प्रकार की आवाज अब कहीं से सुनाई नहीं देता है। आप सबको पता है 3 तलाक को लेकर के क्या हुआ था। जिस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, और उसके बाद राजीव गांधी कानून जब बनाने की बात हुई थी तो किस प्रकार से सड़कों पर लोगों ने जुलूस निकाला था। और फिर उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनसे कदम को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने 2019 में, तो आप सबको पता है कि वर्षों से ये मामला लंबित पड़े हुए थे। इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक जो मुस्लिम महिलाएं थी, वो इस अभिशाप तो झेल रही थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस काम को भी बड़ी कुशलता पूर्वक पार्लियामेंट्स में वो बिल ला करके 3 तलाक की बिल को पारित कराया। ये अपने आप में ये भी ऐतिहासिक कदम है। ये थोड़ी छोटी मोटी घटना नहीं। आप याद करिए, जिस समय आज जितना मोदी जी के पास बहुमत है, उससे कहीं अधिक बहुमत से सरकार राजीव गांधी ने बनाए हुए थे। शायद हम अगर कोई भूल नहीं रहे होंगे तो 400 से अधिक एमपी उस समय कांग्रेस पार्टी के पास थी, लेकिन तब भी राजीव गांधी ने उसको हिम्मत नहीं जुटा पाए और उनको कदम खींचना पड़ा था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उस काम को कर दिया जो कभी लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये भी एक अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। उसके साथ साथ सीएए का जो नागरिक संशोधन विधेयक है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की वर्षों पुरानी मांग रही है, क्योंकि जब से देश अलग हुआ, विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बना था 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले पाकिस्तान बना था, और पाकिस्तान में भी बड़ी संख्या में हमारे हिंदू भाई रहते थे, ईसाई भाई रहते थे, बौद्ध रहते थे, सिख रहते थे, जैन रहते थे। लेकिन आज़ादी के लंबी वर्षों तक उनके साथ भेदभाव हुआ, मजहब के कारण उनके ऊपर अत्याचार किए गए। उनकी संख्या वहाँ भी कम हुई और वहाँ से बड़ी संख्या में लोग भारत को पलायन कर गए और यहाँ शरणार्थी का वो जीवन जी रहे थे। उनको कोई नागरिकता नहीं थी, उनकी बड़ी कठिनाई थी, पता नहीं वो अपने लोग तकलीफ में लोग जी रहे थे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती थी जो धार्मिक भेदभाव के कारण जिनको पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ित होकर के भारत की धरती में आए हैं, हमारी सरकार जब बनेगी तो उनको यहाँ नागरिकता देंगे। और जब देश की में सरकार बनी बीजेपी की और मजबूती से सरकार बनी, तो मोदी जी के कुशल नेतृत्व ने इस काम को भी कर दिया। लोकतंत्र में अब कानून को भी पारित करके नागरिक संशोधन विधेयक पारित हुआ और उसमें से बहुत सारे लोगों ने देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया, मानो ऐसा लगता है कि लोगों को भगाने के लिए कानून है। जबकि देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार पार्लियामेंट में भी कहा, पार्लियामेंट से बाहर भी कहा, भाई ये कानून किसी को भगाने के लिए नहीं है, बल्कि ये कानून लोगों को नागरिकता देने की है। और फिर उन लोगों को नागरिकता देनी है जो लोग वहाँ से पीड़ित होकर के आए हैं, धार्मिक कारणों से उनको प्रताड़ित किया गया है और वो भारतवर्ष आए हैं और यहाँ शरणार्थी बन करके रह रहे, उनको हमें नागरिकता देनी है। तो ये ऐसे ऐतिहासिक कदम है, ये बड़े कदम है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इस काम को अगर आप तुलना करें तो लगता है कि वास्तव में 1 साल के अंदर में ये जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते थे, कोई उम्मीद नहीं कर सकते थे, और 1 साल के अंदर में सरकार बनते ही देश की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने इस काम को कर दिया। और उसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे काम हुए, मैंने इन लिए कुछ तथ्यों को आपके समझ रखा है, आप सब लोगों के समझ, जो सबसे ऐतिहासिक काम था। उसके अतिरिक्त तो बहुत सारे, जैसे बोडो की समझौता भी वहाँ वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था, करतारपुर का कॉरिडोर, वो सारे
जो राष्ट्र को समर्पित किया उस गलियारा। ऐसे बहुत सारे उपलब्धि है, लेकिन मैं उन छोटे छोटे उपलब्धियों को हमारे जो अपने कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के हो या पार्टी के हो, हैंडबिल लेकर के घर घर जाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे, तो हमें लगता है कि आप सब उस समय पढ़ लेंगे और उस समय आपको सब जानकारी मिलेगी व्यापक पैमाने पर। लेकिन आज जो देश के प्रधानमंत्री ने किया, फिर कोविड के कारण जो लॉकडाउन हुआ, आप सब ने देखा होगा किस प्रकार से इस देश के अंदर में प्रधानमंत्री के पीछे पूरे देश की जनता खड़ा हुआ। दुनिया के लोगों ने इसको लोहा माना है, सबने उसकी प्रशंसा की है। भारत एक तो विशाल देश है, आबादी बहुत बड़ी है और उसके साथ साथ विविधताओं से यह भरा हुआ देश है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है। और इसके बाद जब लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने किया तो इस देश की जनता उनके साथ खड़े हुए, उनके साथ उनके पीछे खड़े हुए और लोगों ने साथ दिया। और उसका यही कारण है कि आज पूरे देश में, आज दुनिया में जिस प्रकार से कोरोना की महामारी के कारण जो हालत पैदा हुई है, उससे कहीं हम बच पाए हैं। तो अगर ये हो पाया है, संभव हुआ है, तो ये कोरोना में देश के जो प्रधानमंत्री की जो दूरदर्शिता है उसके कारण ही ये संभव हो पाया है। और इसलिए इस कोरोना के काल में, और इतना ही नहीं, उन्होंने गरीबों के लिए अनेक योजनाएं, पैकेज की उन्होंने घोषणा की। अनाज की कोई भूखे नहीं सोए, कोई भूखे नहीं रहे, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इस देश की जो गरीब है उनके यहाँ तक हम फिर आने अगले 3 महीनों तक के अनाज पहुँचाएंगे। उसको भी पहुँचाने का काम किया गया। एक बड़ी बात है। आपने देखा होगा कहीं कि देश में अनाज को लेकर के कोई हाहाकार नहीं रही। नहीं तो पहले हम सब लोग सुनते थे बड़ी कालाबाजारी होती थी यहाँ, लेकिन इतने दिन हो गए अब अनाज की कहीं कोई किल्लत नहीं है, लोग कोई भूख से परेशान नहीं है। हर लोगों के घरों तक अनाज को पहुंचाने का काम किया। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि किस प्रकार से जिस समय जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने तो उस वक्त जन धन योजना के तहत खाता लोगों से खुलवाया और उस वक्त तो लोग उसकी मजाक भी उड़ाते थे। हमारे जैसे लोगों को भी लगता था जानधन खाता क्या है, लेकिन आज मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने भले उस समय कुछ भी योजना सोच करके कि हमको बैंकों के साथ जोड़े, लेकिन आज हालत क्या है, आज उसका काम किस प्रकार से आया। उन गरीबों को, उन बेबस लाचारों को जो पेंशन उन जनधन खातों में देश की सरकार ने डायरेक्ट पैसा भेजा उनके खाता में, ये बहुत बड़ी बात है। और आज इस कारण से आज पूरे देश में हाहाकार कहीं नहीं दिख रहा है। लोग घरों में रह कर के आराम से लोग रह रहे हैं, लोग खा रहे हैं आराम से, कोई तकलीफ नहीं लोगों को। इस कारण से भले बाहर में लोग रहते हैं, थोड़ी तकलीफ होगी, पहले की तरह तो जीवन नहीं हो सकता है, लेकिन आदमी को जीने के लिए जो व्यवस्था इस देश के प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में इन्होंने 1 साल के अंदर में जो दिखाया है, ये अपने आप में पड़ा है। उसके साथ साथ इस देश में जो रोजगार की अवसर बढ़े, जो कि इस लॉकडाउन के समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, फिर से उस अर्थव्यवस्था को अपनी पटरी पर लाना है, तो देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपया के पैकेज की घोषणा की है विभिन्न विभिन्न सेक्टरों में। हम समझते हैं कि एक 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जब सब जगह पहुंचेगा, छोटे उद्योग से लेकर के कृषि, किसानी सब लोगों के बीच में, तो निश्चित रूप से देश के बारे में जो देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, और प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अपने देश के अंदर में गांधी जी जब तक उस समय से उनका एक सपना था कि वे देश अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर भारत बने। और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए उन्होंने क्या क्या कहा, हम सबको ध्यान में है कि आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम लोकल को वोकल करें, यानी हम अपने यहाँ ही जो उत्पादित वस्तु है उसी को हम अधिक उपयोग करें। और उन्होंने कई एक चीज़ों को उस पर कहा कि उद्यमियों के साथ भी कहा कि भाई अगर हम लोकल को ग्लोबल की ओर जाना है तो हमें वस्तु की क्वालिटी पर भी हमको ध्यान देना होगा। उद्यमियों से भी कहा, सभी लोगों से, कि हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इस आपदा को अवसर के रूप में हमें बदलना। तो हम समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी सूझबूझ के साथ
इन कदमों को उठाया है। और हम समझते हैं कि देशवासी देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर अब पूरे देश में हलचल दिख रहा है। अब लोग अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, किसान भी अब सोच रहा है, मजदूर भी इस पर सोच रहा है, उद्यमी भी सोच रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये सोचने के लिए लोग आज तैयार हो रहे हैं तो इसका एकमात्र कारण है कि जो देश के प्रधानमंत्री जो वो कहते हैं कि वो देश के लिए करते हैं, तो उनकी बातों को मान करके आज हर कोई कुछ ना कुछ करने के लिए आप लालायित है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था, आज जो इस देश के अंदर में जो भी संकट आई है, आपदा है, उस आपदा से निपटने के लिए अब देश की जनता उठ खड़ी हो रही है और इसे लड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी के साथ आज उठ खड़े हुए। इसलिए मैं एक विषय जरूर कहूँगा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आपके कंधों पर ये सारी जिम्मेवारी है कि हम सब लोगों के कंधों पर ये दायित्व है, उत्तरदायित्व है, जिम्मेवारी है। हम सब लोगों को मिल करके जो देश के प्रधानमंत्री जी ने, पार्टी के नेताओं ने जो हमें आदेश दिया है, निर्देश दिया है, उनको हमें जन जन तक पहुंचाना है, घर घर तक लोग पहुंचाना है, जो कि यह देश तभी आत्मनिर्भर बन पाएगा और आत्मनिर्भर बनेगा तभी हम सब लोग खुशहाल हो सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस कोरोना की जो बीमारी है कि इस आपदा को अवसर के रूप में हम सब लोग बदल देंगे और शायद कोरोना समाप्त होगा और आने वाले 2, 4, 5 साल आते आते हिंदुस्तान के बारे में जो देश के प्रधानमंत्री जी का जो इकोनॉमिक्स के बारे में कहना है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है देश को, तो मैं समझता हूं कि देश उस ओर ही अग्रसर हुआ है। आज भले लोगों को मजाक लगता हो ये कठिनाइयों के घड़ी में भी, लेकिन हमें लगता है कि निश्चित रूप से इस आपदा को अवसर के रूप में हम सब लोग परिणत करेंगे, उसको बदल देंगे। तो मुझे लगता है कि आज आप सब लोगों के बीच मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है, जो कि मैंने कहा कि आपको डिटेल तो एक पत्रक के माध्यम से युवा मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता जो पार्टी की ओर से कार्यक्रम बना है, उन कार्यक्रमों को लेकर के, उन पत्रकों को लेकर के पहुंचेंगे तो आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आप जानेंगे कि इन 1 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने जितना काम किया है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इतनी कामों की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आज के तारीख में देश के प्रधानमंत्री जी को यहाँ से बहुत बहुत बधाई, और आप सब लोगों को भी हमारी ओर से, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं स्टार टी न्यूज़, हर खबर का असर।